नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र को मिली पहली महिला डिप्टी सीएम, सुनेत्रा पवार ने ली शपथ। बंगाल में गरजे अमित शाह, बोले टीएमसी ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया। मेरी एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस, शशि थरूर का साफ संदेश। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, पैट कमिंस बाहर। और अमेरिका की हथियार डील से मिडिल ईस्ट में उबाल, इजराइल और सऊदी अरब को हथियार सौदे की दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई है, जिससे वो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। यह नियुक्ति अजीत पवार के दुखद निधन के 3 दिन बाद हुई, जिनकी बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई थी। इससे पहले दोपहर में एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को ही संकेत दे दिया था कि वही अगले उप मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार और सुप्रिया सुले शामिल नहीं हुए, जिससे सियासी अटकलें बढ़ गई हैं। एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर अलग अलग चर्चाएं सामने आई है, लेकिन पार्टी ने सुनेत्रा पवार पर भरोसा जताया। सुनेत्रा पवार के लिए यह जिम्मेदारी भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। अब वो राज्य सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए घुसपैठियों को पनाह देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने बंगाल को 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, लेकिन यह पैसा टीएमसी सिंडिकेट की जेब में चला गया। शाह ने वादा किया है कि बीजेपी की सरकार बनने पर हर रुपया गांव और गरीबों तक पहुंचेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा की, कई को मार डाला और झूठे केस में फंसाया। शाह ने कार्यकर्ताओं से शहीदों को याद रखते हुए कमल के लिए काम करने की अपील की है। अमित शाह ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का जाना तय है और बीजेपी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल पुलिस और प्रशासन अवैध घुसपैठ नहीं रोक रहे हैं और जाली दस्तावेजों से घुसपैठिए देश भर में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने आनंदपुर मोमो फैक्ट्री आग को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया, न कि हादसा। शाह ने आरोप लगाया है कि बंगाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह संस्थागत हो चुका है। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि वे दागी मंत्रियों को टिकट न देकर अपनी गंभीरता दिखाएं। अंत में उन्होंने भरोसा जताया है कि बंगाल में जल्द कमल खिलेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी से नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि वे पार्टी से नाराज नहीं हैं। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। थरूर ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और यूडीएफ की जीत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे पूरी ताकत से पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उनके बयान से पार्टी के भीतर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। थरूर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील भी की है। शशि थरूर ने जोर देकर कहा है कि उनकी सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस। उन्होंने दोहराया है कि इस सवाल को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात कही थी। गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस बैठक में केरल कांग्रेस के भीतर उनके प्रति नाराजगी के मुद्दे चर्चा हुए थे। कोची में हुए विवादित घटनाक्रम को लेकर भी बात हुई थी। थरूर ने कहा है कि आला कमान से बातचीत के बाद सब कुछ ठीक है। उन्होंने अंत में कहा है कि वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने बड़ा राजनीतिक बयान देकर माहौल गरमा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य की महिलाओं को 3000 रुपए का लक्ष्मी भंडार दिया जाएगा और ममता बनर्जी पर नाकामी का आरोप लगाया। कबीर ने कहा है कि टीएमसी को हराना और बीजेपी को बंगाल में मजबूत नहीं होने देना है, इसीलिए सभी विपक्षी ताकतों को एक साथ आना होगा। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में 2.82 करोड़ मुस्लिम वोट है और बदलाव के लिए एकजुटता जरूरी है। कबीर ने कहा है कि कई दल और नेता उनके साथ आने को तैयार हैं और असली राजनीतिक तस्वीर अभी बाकी है। उन्होंने खुद को ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ विकल्प के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने जनता से नए गठबंधन पर भरोसा करने की अपील की। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि बीजेपी को 100 से ज्यादा और टीएमसी को 50 से ज्यादा सीट नहीं जीतने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां भी अभिषेक बनर्जी रैली करेंगे वो भी वही रैली करेंगे और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसी बयानबाजी नहीं करेंगे।
वहीं असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि ईद के बाद ब्रिगेड में बड़ी रैली करेंगे और आईएसएफ के दस्तावेज सभी के लिए खुले हैं। कबीर ने बेलडांगा में मेगा अलायंस रैली की जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल हुई। ओवैसी की पार्टी के बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी भी मंच पर उनके साथ दिखे। उन्होंने इसे नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत बताया। अंत में कबीर ने दावा किया है कि बंगाल में सत्ता संतुलन बदलने वाला है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पयावुल्ला केशव ने तिरुमाला लड्डू विवाद में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 2019 के बाद घी में मिलावट शुरू हुई और पिछले वाईएसआरसीपी सरकार ने इसकी रिपोर्ट दबा दी है। उन्होंने दावा किया है कि तत्कालीन सरकार ने टेंडर की शर्तें बदलकर कम टर्नओवर वाली कंपनियों को ठेका दिलाया। मंत्री के मुताबिक 2022 में सीएफटीआरआई मैसूर की जांच में घी के नमूने में मिलावट पाई गई थी। उन्होंने कहा है कि ये घी खरीद को धार्मिक आस्था के बजाय व्यावसायिक सौदे की तरह लिया गया है। केशव ने आरोप लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस संवेदनशील रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। टीटीडी बोर्ड की भूमिका संदिग्ध रही और प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। मंत्री केशव ने बताया है कि घी के नमूने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी को भी भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में पशु वसा की संभावना जताई गई थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इसी रिपोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा है कि सीएफटीआरआई की रिपोर्ट में घी को स्पष्ट रूप से मिलावटी बताया गया था। साथ ही केशव ने यह भी दावा किया है कि तत्कालीन टीटीडी चेयरमैन के निजी सहायक को डेयरी कंपनियों से 4 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कहा है कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जोधपुर के प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने विशेष जांच टीम के गठन के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी की अगुवाई एसीपी छवि शर्मा कर रही है। टीम में बोरनाडा थानाधिकारी शकील अहमद को शामिल किया गया है। जांच को मजबूत करने के लिए एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ को भी टीम में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि मौत से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच होगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि राजस्थान की जानी मानी कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का 30 जनवरी 2026 को उनके पैतृक गांव परेऊ में समाधि संस्कार किया गया। इस दौरान गांव में शोक और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। साध्वी प्रेम बाईसा ने महज 12 साल की उम्र में आध्यात्म का मार्ग अपना लिया था। कम उम्र में ही उन्होंने कथा वाचन से पहचान बनाई थी। 25 साल की उम्र में उनका अचानक निधन सभी को चौंका गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संत महात्मा और ग्रामीण भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूरे क्षेत्र में उनके निधन को लेकर शोक की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साध्वी प्रेम बाईसा 27 जनवरी को अजमेर से कथा कर जोधपुर लौट रही थी। आश्रम पहुंचने के बाद उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। मौके पर मौजूद कंपाउंडर ने उन्हें इंजेक्शन दिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पाल रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सहमति से पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। विसरा सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों से पर्दा उठने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचने के बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को 6.67 अरब डॉलर और सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के हथियार देने की अनुमति दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार देर रात इन सौदों की औपचारिक घोषणा की। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। माना जा रहा है कि इन सौदे से क्षेत्रीय सैन्य समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसे अमेरिका की सुरक्षा नीति का हिस्सा बताया है।
विदेश विभाग ने इससे पहले ही इन हथियारों सौदों की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी थी। यह घोषणा गाजा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की अमेरिकी कोशिशों के बीच हुई है। ट्रंप प्रशासन इजराइल और हमास के बीच संघर्ष समाप्त करने की योजना पर काम कर रहा है। 2 साल से अधिक समय से जारी युद्ध में गाजा भारी तबाही झेल चुका है। इस दौरान हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। ऐसे में हथियारों की नई खेप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे शांति प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। सऊदी अरब को अमेरिका पैट्रियट PAC-3 मिसाइल सिस्टम और संबंधित उपकरण उपलब्ध कराएगा, जिसकी अनुमानित लागत $9 अरब है। विदेश विभाग के मुताबिक इससे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता मजबूत होगी। वहीं इजराइल को 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सामरिक वाहन और अन्य सैन्य उपकरण दिए जाएंगे। इन 4 पैकेजों की कुल कीमत $6.67 अरब आंकी गई है। अमेरिका ने कहा है कि इन सौदों से इजराइल की सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1 फरवरी को महामुकाबला खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच से पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। सचिन ने खिलाड़ियों को जीत का गुरु मंत्र दिया और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है और अब तक उसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। आयुष मात्रे की कप्तानी में टीम हर विभाग में मजबूत नजर आ रही है। सुपर 6 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच बेहद अहम माना जा रहा है। भारत इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करना चाहेगा। सचिन की मौजूदगी से खिलाड़ियों का हौसला और भी बढ़ेगा। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की वर्चुअल बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। बीसीसीआई ने बताया है कि यह बातचीत केवल तकनीक तक सीमित नहीं थी। सचिन ने खिलाड़ियों को एकाग्रता, अनुशासन और विनम्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा है कि सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इस बीच इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब सुपर 6 ग्रुप से सिर्फ एक ही टीम नॉकआउट में पहुंचेगी। भारत ने पहले सुपर 6 मैच में जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनके साथ ही शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट्स को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम में 2 बदलाव करते हुए बेन ड्वाशुइस और मैथ्यू रेनशॉ को शामिल किया है। कमिंस लंबे समय से चोट से जूझ रहे थे और एशेज सीरीज के ज्यादातर मैचों में नहीं खेल पाए थे। हालांकि उम्मीद थी कि वो विश्व कप से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन 7 दिन शेष रहते उनकी रिकवरी पूरी नहीं हो सकी। जोश हेजलवुड, टिम डेविड और नाथन एलिस ने फिटनेस टेस्ट पार कर लिया है और टीम में बने हुए हैं। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है। टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है और कंगारू टीम मजबूत तैयारी के साथ टूर्नामेंट में उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप बी में है, जिसमें श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान भी शामिल है। कंगारू टीम अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। टीम में मिचेल मार्श के अलावा जेवियर बार्टलेट, कूपर कोलोनी, टिम डेविड और बेन ड्वाशुइस मौजूद हैं। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, तेज गेंदबाज नाथन एलिस और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा है। बल्लेबाजी विभाग में ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश और मैथ्यू रेनशॉ की जिम्मेदारी दी गई है। स्पिन विभाग में मैथ्यू कुहेनमैन और एडम जाम्पा टीम को संतुलन देंगे। ग्लेन मैक्सवेल और मार्क्स स्टोइनिस ऑलराउंड विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में टीम को सामूहिक प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया पूरी ताकत के साथ T20 विश्व कप में खिताबी दावेदारी पेश करने उतरेगी। फिल्म
धुरंधर का सुपरहिट गाना फासला दुनिया भर में छा गया है। बहरीन के रैपर फ्लिपराची के इस गाने ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। फ्लिपराची ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। गाना पहले ही भारत में जबरदस्त लोकप्रिय हो चुका है। रिलीज के बाद ये हर जगह चर्चा में रहा। इस गाने ने रैपर फ्लिपराची को भारत में खास पहचान दिलाई। अब इसकी सफलता ने एक नया इतिहास रच दिया है। फासला ने बिलबोर्ड अरबिया चार्ट्स में लंबे समय तक नंबर 1 पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यही उपलब्धि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ले गई है। इस रिकॉर्ड से रैपर फ्लिपराची बेहद खुश नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए बेहद खास पल है। फ्लिपराची ने बताया है कि ये गाना उस भाषा में मशहूर हुआ जिसमें इसे गाया भी नहीं गया। उन्होंने कहा है कि गाना 4 अलग अलग चार्ट्स में टॉप पर रहा। फासला की ये कामयाबी दुनिया भर में संगीत प्रेमियों को जोड़ रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।